तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का एलएलपी और वन पर्सन कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और वन पर्सन कंपनी। अब तक अपन जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है कितने टाइप की होती है उसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ चुके हैं, जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस पढ़ चुके हैं और पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमने पार्टनरशिप जब करी थी तब हमने थोड़ा बहुत एलएलपी के बारे में सुना था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एलएलपी के बारे में। पहले हम पूरा एलएलपी खत्म करेंगे। तो देखो एलएलपी के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस का स्ट्रक्चर है जहां पे कंबाइन होता है फीचर ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। मतलब ये ना एक ऐसा फीचर ला रहा है जिसमें आप कंपनी भी देखोगे और पार्टनरशिप भी देखोगे। मतलब ये दोनों फीचर है, कंपनी के भी फीचर है इसके अंदर और पार्टनरशिप के भी फीचर है। पार्टनरशिप के फीचर तो हमें पता है, कंपनी के नहीं पता। अच्छा, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया थ्रू एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ध्यान रखना ये 2008 के पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस करा था। यानी कि 2000 हमने अगर पढ़ा है, इससे पहले जो कंपनी चलती थी या पार्टनरशिप एक्ट चलता था, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है और कंपनी एक्ट इससे पहले जो चलता था वो 1956 का चलता था। ध्यान रखना 1956। इसके बाद 2008 में एक ऐसा नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा जिसे नाम दिया गया एलएलपी, जिसके अंदर दोनों फीचर थे, एक फीचर कंपनी के भी थे और कुछ फीचर पार्टनरशिप के भी थे। अच्छा, एलएलपी में होता क्या है? एलएलपी में दो या दो से ज्यादा इंसान मिलके एक लॉफुल बिजनेस चलाते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है। हर इंसान कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट बराबर बांटता है और बिजनेस में पार्ट लेता है, हिस्सेदारी करता है। लेकिन उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है उनकी इन्वेस्टमेंट को लेकर। मतलब सिर्फ जितना पैसा उन्होंने डाला है उतने के लिए ही वो जिम्मेदार है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। हमने पार्टनरशिप में पढ़ा है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन यहां हम क्या बात पढ़ रहे हैं कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। यानी कि ये फीचर जो है वो है कंपनी का। ध्यान रखना ये कंपनी का फीचर है। आगे जाके आप जब भी कंपनी पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे कंपनी के जो भी मालिक होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। तो थोड़ा सा कंपनी का फीचर आ गया। और दूसरा पार्टनरशिप का क्या फीचर है? तो पार्टनरशिप का फीचर ये है, हर बंदा पैसा डालेगा, हर बंदा प्रॉफिट बराबर बांटेगा और हर बंदा बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा। ये सब तो पार्टनरशिप ही हो गई ना। लेकिन एक फीचर इसमें कंपनी का आ जाता है, मतलब दे आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्जे बिजनेस के कर्जे के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं। आप समझ में आ गया एलएलपी क्या है? चलो, एलएलपी के अगर हम फीचर की बात करें तो देखो सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे? अभी तक आप ये पढ़ते आ रहे थे पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने सब में पढ़ा है कि यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते, मालिक और बिजनेस एक ही होता है। लेकिन बेटा यहाँ पर एलएलपी अपने पार्टनरों से सेपरेट होती है। मतलब क्योंकि यहीं से समझ में आ रहा है लायबिलिटी क्या है उनकी, लिमिटेड है, जिम्मेदार नहीं है वो अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो। इसका मतलब जायज बात है ना, उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। तो देखो अपनी प्रॉपर्टी को, इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड sue or sue to any its own name, just like company it has a legal identity of its own। तो वही देखो, हर मालिक अपने, मतलब जो भी बिजनेस के मालिक हैं वो बिजनेस से अलग होंगे। जैसे बिजनेस के फायदे नुकसान होते हैं, आपको बिजनेस में एक कंपनी चलाते एक फायदा होता है कि कोई भी नुकसान हो, कुछ भी हो, उस पर अगर आपने जबरदस्ती फ्रॉड नहीं करा तो आपकी लायबिलिटी उसमें लिमिटेड होती है, आप उसमें कोई आपको परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना एलएलपी में भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, भले ही वो पार्टनरशिप क्यों ना हो, है ना। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, पहला तो हम पढ़ चुके हैं सेपरेट लीगल एंटिटी है, जायज बात है। दूसरा कहता है इसकी जो लायबिलिटी है ना वो लिमिटेड होती है, अभी हम पढ़ चुके हैं। मतलब वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेफ रख सकते हैं, वो जिम्मेदार नहीं है कि अपने कर्जे को अपनी इन्वेस्टमेंट के अलावा भी अपना कर्जा चुकाए। जैसे मैंने अगर 50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट 50,000। अगर बिजनेस डूब रहा है तो मेरे 50,000 खा लो, कोई बात नहीं है, इससे एक फूटी कौड़ी में नहीं देने वाला बिजनेस में, क्योंकि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है, भले ही मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चला रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट, मतलब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी में स्पेसिफिक अमाउंट होती है कि कम से कम इतना पैसा तो लाना ही पड़ेगा, इसमें स्पेसिफिक अमाउंट जरूरी नहीं है। मतलब अगर आप एक एलएलपी बनाना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कैपिटल कितनी लानी है। मतलब आप एक एलएलपी स्टार्ट कर सकते हो 1 रुपए से भी अपनी कैपिटल लगा। मतलब अगर आपकी जेब में 1 रुपए पड़ा है तो आज आप एलएलपी स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि हो सकता है कंपनी में ऐसा ना होता हो, जो हम आगे पढ़ेंगे, हो सकता है कंपनी में कम से कम एक बेसिक अमाउंट तो
डालना ही पड़ता होगा। बाकी इसकी मैनेजमेंट बड़ी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मेरे भाई देखो, फ्लेक्सिबल का मतलब बार बार आएगा समझो, फ्लेक्सिबल मतलब एडजस्ट करना, इधर भी ढल जाए इधर भी ढल जाए ऐसे हो जाना, समझ रहे हो। तो मैनेजमेंट मतलब पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं एलएलपी को वो कैसे चलाएंगे, या तो रिटर्न एग्रीमेंट में या कैसे भी। उनकी मैनेजमेंट जो है, जो अपने आप को मैनेज कर रहे तरीके से चला रहे हैं, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है कंपनी से ज्यादा, ध्यान रखना। मतलब कंपनी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वहां ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एलएलपी में है, ठीक है। सेपरेट फ्रॉम पार्टनर मतलब अगर पार्टनर चेंज करते हैं, मान लो कोई ज्वाइन करता है या कोई लीव कर जाता है, तो एलएलपी भी जरूरी नहीं है कि वो बंद हो जाएगी, वो एग्जिस्ट करेगी। जैसे हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, क्या पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि अगर एक बिजनेस बंद हो जाए, अगर एक मालिक को बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसी नौबत भी आ सकती है पार्टनरशिप में कि बिजनेस बंद करना पड़ जाए। और सोल प्रोप्राइटर में तो जायज बात है, बंद ही करना पड़ेगा। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है। अगर कोई पार्टनर मर भी जाए, डेथ हो जाए, या ज्वाइन करे या लीव कर दे, कुछ भी हो, एलएलपी कंटिन्यू करेगी एग्जिस्ट। और इसी बेटा इसी फीचर को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ध्यान रखना है, कंपनी में हम पढ़ते हैं ये चीज, क्योंकि कंपनी में यही होता है। रतन टाटा जी डेथ हो गई, उससे पहले भी तो उनके पूर्वज रहे हैं ना, चलाई है कंपनी, तो क्या कभी टाटा कंपनी बंद हुई? नहीं। क्या अभी बंद हो गई? नहीं, चलती रहेगी। समझ रहे हो, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। ये वर्ड याद रखना, परपेचुअल सक्सेशन। जब भी कंपनी में वर्ड पढ़ो परपेचुअल सक्सेशन, तो समझ जाना कि भैया अगर बिजनेस में कोई भी ओनर या शेयर होल्डर या कोई भी सीईओ बिजनेस का मर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी स्टिल विल कंटिन्यू। ओके, ये एलएलपी में भी होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर और क्या कहते हैं पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। अब मान लो 3 जनों के बीच में एग्रीमेंट है, एक बोले मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो क्या वो बचे हुए 2 जने हैं वो पुराने तरीके से चल सकेंगे? नहीं, उन्हें नया अपना रिफॉर्म करना पड़ेगा, नए कानून बनाने पड़ेंगे। या तो नया कानून बनाओ या फिर उसको बंद कर दो। लेस कंप्लायंस एंड रेगुलेशन मतलब एलएलपी को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन पेपर वर्क कम होता है कंपनी से। कंपनी में बेटा बहुत ही बड़े लफड़े होते हैं, रजिस्ट्रेशन है, बहुत पेपर वर्क ज्यादा होते हैं। लेकिन एलएलपी में भी होता है, लेकिन कंपनी से तो कम होता है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सस्ता होता है और आसान होता है मैनेज करना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। अगर एक सामने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो कंपनी भी 2 टाइप के होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, जो भी मैं समझाऊंगा अभी थोड़ा सा। लेकिन ये उससे ज्यादा आसान होती है इसको मैनेज करना एलएलपी को, ठीक है। बाकी एटलीस्ट 2 पार्टनर तो चाहिए, जायज बात है, तभी ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहलाएगी, ठीक है। बाकी मैक्सिमम लिमिट नहीं है कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी भर लो, लेकिन मिनिमम लिमिट कम से कम 2 तो चाहिए। बाकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? बिल्कुल, एलएलपी रजिस्ट्री जरूरी है। किसके साथ है रजिस्ट्रेशन करानी है आपको? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए के साथ। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हमारी मिनिस्ट्री है कॉर्पोरेट अफेयर्स की, उसके साथ हमें इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा कि हम बिजनेस खोल रहे हैं एलएलपी नाम का। बाकी फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का। मतलब अब आपने इसको एमसीए के साथ कॉर्पोरेट करा लिया, अब आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करा ली, अब आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो उसके बिना नहीं हो सकता। लेकिन क्या पार्टनरशिप ऐसा होता था? पार्टनरशिप में नहीं, पार्टनरशिप में बिना रजिस्ट्रेशन के भी शुरू कर देते थे, है कि नहीं। बाकी अगर हम बात करें टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट में अगर हम बात करें तो एलएलपी आर नॉट सब्जेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लाइक कंपनीज। अब ये चीज समझाता हूँ बेटा, जब कंपनी होती है तो कंपनी में बहुत सारे मालिक होते हैं, सबने छोटे छोटे उसके शेयर खरीद रखे होते हैं। जब भी कंपनी मुनाफा कमाती है तो शेयर होल्डरों को थोड़ा सा हिस्सा देती है। अब कंपनी ने तो प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट के बदले क्या देगी वो? तो प्रॉफिट के बदले आप कहोगे प्रॉफिट का हिस्सा देगी। लेकिन जब भी कंपनी उसके शेयर होल्डर जिन्होंने उनके शेयर खरीद रखे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, थोड़ा थोड़ा जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा समझना भी, जब भी कंपनी उनको शेयर बेच, जिन्होंने भी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, जो भी उसके मालिक हैं, उन सबको जब प्रॉफिट होता है तो उसके बदले वो उन्हें देती है डिविडेंड। डिविडेंड ध्यान रखना, देखो यहाँ वर्ड हो रहा है ना डिविडेंड, ये डिविडेंड। तो बेटा एलएलपी में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, आर नॉट सब्जेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मतलब यहाँ पर जब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उससे पहले टैक्स वाले बहुत सारे लफड़े होते हैं, वो प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं होता। ये हम ज्यादा डीपली पढ़ेंगे कंपनीज के पार्ट में, ठीक है। बेहतर जब ही रहेगा जब हम कंपनीज का वीडियो देखने के बाद इसको देखें, तो ज्यादा सही रहेगा। तो एक बार कंपनी का वीडियो जब हो जाएगा ना, तो एक बार इसको फिर देख लेना, ताकि थोड़ी रिवीजन हो जाए जल्दी से। अच्छा, प्रॉफिट आर टैक्स ओनली वंस इन द हैंड ऑफ द एलएलपी। मतलब प्रॉफिट्स पे टैक्स लगता है सिर्फ। वहां पे क्या होता था कि अपना अलग अलग
फॉर्मेलिटीज होती है जब समझेंगे, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, टैक्स तो जायज बात है, होएगा ही। बाकी एक बेटा एक सवाल आ रहा है ऑडिट, ध्यान रखना ऑडिट भी समझाऊंगा आगे जाके, और अभी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ इसके बारे में। मैं एक काम करता हूँ, अभी आगे जाके मैंने डिफरेंसेस बता रखे हैं, मैं तब इसको एक्सप्लेन करता हूँ ऑडिट के बारे में। बाकी ये क्या लिखा हुआ है कि कुछ छोटी एलएलपी होती है ना, उनको ऑडिटिंग करानी जरूरी नहीं होती बेटा। एक होता है अकाउंटिंग कराना और एक होता है ऑडिटिंग कराना। अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग भी होती है। जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, उनके बड़े पैसा लिमिट आ रहे होते हैं, उनको ऑडिटिंग कराना पड़ता है। ऑडिटिंग क्या होती है वो समझाऊंगा एक अभी, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग हो गई, आफ्टर अकाउंटिंग ऑडिटर्स आते हैं आपके कंपनी के पूरे अकाउंट्स को चेक करते हैं, कहीं मिस्टेक कहीं घोटाला गड़बड़ तो नहीं है, सब चीज सही तरीके से करी है कि नहीं करी है। ऑडिटर्स ऑडिटिंग कर रहे हैं, समझ रहे, रेक्टिफाई चेक करना एक तरीके से। बाकी देखो थोड़ा बोला हुआ है, अगर आपकी टर्नओवर कमाई, अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से कम है और आपने जो कैपिटल डाल रखी हो 25 लाख से कम है, तो आपको ऑडिटिंग नहीं करानी। लेकिन अगर आप 40 लाख से ऊपर कमा रहे हो एक साल में और आपका पैसा भी, आपने इन्वेस्टमेंट भी 25 लाख से ऊपर की करी थी, तो मेरे भाइयों आपको फिर ऑडिटिंग करानी पड़ेगी। लेकिन अगर ये दोनों चीज आपकी 40 और 25 से कम है तो आपको ऑडिटिंग नहीं करानी। बाकी मेरे भाइयों एडवांटेजेस की बात करता हूँ एलएलपी में। एलएलपी में फायदे की बात करता हूँ। देखो पहला फायदा है कि लायबिलिटी आपके यहाँ लिमिटेड है। बताओ ये फायदा है कि नहीं है? जायज बात है, नुकसान होगा, घर से नहीं भरना पड़ेगा मेरे भाई, समझ आ रहा है। सेपरेट लीगल एंटिटी फायदा है कि नहीं है? आप ये बताओ, कंपनी से ज्यादा फॉर्मेलिटी निभानी है कम निभानी है? कम निभानी है, तो फायदा है कि नहीं है? देखो लेस कंप्लायंस देन कंपनी, है कि नहीं। बाकी फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट, आपका जो एग्रीमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, आप कैसे भी इसको चला सकते हो। मतलब पार्टनर्स जो हैं रोल डिसाइड कर सकते हैं, ड्यूटीज डिसाइड कर सकते हैं, प्रॉफिट कौन शेयर होगा, कितना शेयर होगा, ये सब एलएलपी के एग्रीमेंट में लिखा होता है। लेकिन कंपनी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसमें ज्यादा होती है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड यहाँ पर नहीं है। कंपनीज में हो सकता है फिक्स्ड हो, ठीक है ना, आप 1 रुपए से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। परपेचुअल एग्जिस्टेंस फायदा है कि नहीं है? मैंने भाई समझाया था परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब, बताओ। तो बिजनेस बंद नहीं होगा। अब आप बताओ ये फायदा है नुकसान है? ये फायदे वाली बात है, क्योंकि बिजनेस अगर अच्छा प्रॉफिट कर रहा है तो उसे बंद नहीं होना चाहिए। आप देखो कोई आस पड़ोस मोहल्ले में अच्छी दुकान होती है, आप देखो एकदम से कोई किसी का देहांत हो जाए, कुछ हो जाए, वो दुकान धीरे धीरे फिर बंद हो जाती है और वो बंदा, दूसरा बंदा उसको कंटिन्यू कभी नहीं कर सकता। टैक्स के फायदे मिलते हैं, क्यों? देखो एलएलपी का एक फिक्स फ्लैट रेट है 30%, और आपको इसमें कोई डिविडेंड टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो उसके टैक्स होते हैं अलग से डिविडेंड को बांटने के, तो वो आपको कंपनियों जो पे करती है, कंपनियां, वो आपको यहाँ पे नहीं करना। आपको यहाँ पे सिर्फ एक टैक्स रेट पे करना पड़ता है 30%। जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ उस पे आपको अपना 30% टैक्स देना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर में मेरे भाइयों ध्यान से मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, ध्यान रखना। सोल प्रोप्राइटर में टैक्स नहीं देना पड़ता। आपका सोल प्रोप्राइटर क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ना, मतलब मालिक और बिजनेस एक ही है, इसलिए उस बंदे को जो भी वो बिजनेस कर रहा है ना, उस पे इनकम टैक्स देना पड़ता है एक तरीके से, समझ रहे हो। वो उसको एक तरीके से इनकम, और इनकम टैक्स का फिर अपना अपना लिमिट पता है आपको। इनकम टैक्स पे आप 12 लाख जो भी साल भर के कमा रहा हो, उस पर आपको पता है कि टैक्स नहीं है। साल भर के कोई 12 लाख भी कमा रहा हो तो उसका इनकम टैक्स के हिसाब से चलता है। प्रोप्राइटरशिप या रजिस्ट्रेशन या एलएलपी, इनका मेरे भाइयों 30% के रेट के हिसाब से चलता है, ध्यान रखें, ठीक है। बाकी प्रोफेशनल इमेज की बात करें तो एलएलपी थोड़ी सी ज्यादा ट्रस्टेड हो सकती है ना, ट्रस्ट वर्दी हो सकती है क्लाइंट्स और बैंक के हिसाब से। क्योंकि आप खुद सोचो ये रजिस्टर्ड है, यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, हाँ, तो भैया फिर तो ट्रस्ट वर्दी हो गया, फिर कोई भी बंदा लोन देगा तो विश्वास करेगा। लेकिन भैया कई चीज के फायदे हैं तो फिर नुकसान भी है। अगर नुकसान की बात करें तो लिमिटेड रिकॉग्निशन आउटसाइड इंडिया। अब जो जायज बात है, इतना भी बड़ा बिजनेस होता नहीं है, तो जो आपको रिकॉग्निशन मिलती है मार्केट में, वो इतनी बड़ी रिकॉग्निशन नहीं मिलती। मतलब एलएलपी जो होते हैं वो ग्लोबली नहीं जाने जाते, ठीक है ना। जैसे कोई बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी जानी जाती है ना, ये नहीं जाने जाते क्योंकि छोटा मोटा बिजनेस होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। हालांकि इसके बारे में भी थोड़ी बहुत आगे कुछ चीजें हैं जो मैं आगे बताता हूँ आपको। नो इक्विटी इन्वेस्टमेंट अलाउड, अब ये एक बड़ी खतरनाक चीज है। एलएलपी में क्या सीन है ना, मान लो हम 4 जने, हम 4 जने बोले कि चलो एक काम करते हैं, बिजनेस खोलते हैं, और बिजनेस खोलते हैं कंपनी जैसा, लेकिन पार्टनरशिप वाला खोलेंगे। तो आप बोलोगे भैया इसका मतलब पार्टनरशिप भी बोल रहे हो और कंपनी वाली बोल रहे हो, तो भैया इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो एलएलपी खोलनी है। इसका मतलब आप बोल रहे हो एलएलपी खोलनी है। क्यों बेटा? कंपनी वाली बात क्यों कर रहा हूं? कंपनी में होती है लायबिलिटी
लिमिटेड, इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि लायबिलिटी लिमिटेड रखते हैं और कंपनी खोलते हैं। तो आपने कहा ठीक है भैया एक काम करते हैं, सही है। मैंने कहा तुम 25,000 लाओ, तुम 30,000 लाओ, तुम 40, मैं 50, सब मिलाते हैं। आप 50, 40, 30, 90, 120 मान लो, इन्होंने भी 30 मिला, 1.5 लाख रुपए हमारी कैपिटल हो गई, हम बिजनेस रन कर रहे हैं। ये बताओ आप सब पार्टनर हो या शेयर होल्डर हो? फर्क समझो बेटा, शेयर होल्डर कंपनी होती है, कंपनी अपनी कैपिटल बताती है, हमारी कैपिटल होने वाली है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए। कितनी होने वाली है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हम मार्केट में ऑफर कर देंगे कि एक शेयर मैं 100 रुपए का दूंगा, एक शेयर 100 रुपए का, और ऐसे ऐसे टोटल कितने लोग खेलेंगे, तो 1 लाख है, उसको एक शेयर 100 रुपए का डिवाइड कर दो, यानी कि टोटल आप कंपनी में कितने शेयर लॉन्च करोगे अगर आप 1 लाख को 100 से डिवाइड करोगे? 1 लाख को 100 से डिवाइड करो, 10,000 या 1,000? 1,000, यानी कि आपने कंपनी में कितने शेयर इशू करे? 1,000। 1,000 शेयर मतलब हर एक इंसान अगर 1,000 एक शेयर खरीदेगा तो टोटल आपकी बिजनेस में कितने मालिक हो जाएंगे? 1,000 मालिक हो जाएंगे। क्यों? हर बंदा एक शेयर खरीद रहा है, हर बंदा बिजनेस में 100 रुपए ला रहा है, 1,000 लोग 100 रुपए लेकर आए, कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 1 लाख रुपए। दिस इज अबाउट कंपनी। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट LLP, you are not talking about, then there is a amount, specific amount which we are offering to the public, then public will purchase that shares and they will give us each 100 rupees and then we'll start our business. No, it is about public private thing in between us. 25 तुम लाओ, 25 तुम लाओ, 40 हम लाते, चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप हो गई, लेकिन पार्टनरशिप कैसी है? कंपनी जैसी, जहां पर सिर्फ एक कंपनी का फी, दो तीन कंपनी के फीचर ला रहे हैं। एक लायबिलिटी लिमिटेड, परपेचुअल सक्सेशन, है ना, परपेचुअल सक्सेशन। ये 2-4 चीजें क्या दिखा रही है हमें? ये 2-4 चीजें हमें दिखा रही है कि थोड़ा थोड़ा कंपनी है और थोड़ा थोड़ा पार्टनरशिप है। जब प्रॉफिट होगा तो कैसे बांटेंगे? रेशो में, हिस्से में, भाई एक का हिस्से बांट लो, या इसको 2 का हिस्सा, इसको 1 का हिस्सा, रेशो 2:1, रेशो 1:1, ऐसे बांट लो। तो बेटा ये चीज चलती है इसमें। तो अब इसमें पता है क्या नुकसान है? कहता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। आप सब कर रहे हो, अब मार्केट में किस किस से पैसा आना है वो सब अलाउड नहीं है, आप ही पैसा लगाओगे। बताओ ज्यादा पैसा लग पाएगा? जितनी जेब में उतने तो डाल पाएंगे। एक्स्ट्रा पैसा चाहिए भी रहेगा तो कोई पार्टनर ऐड कर सकते हैं अच्छे, लेकिन वो इक्विटी वाला सिस्टम नहीं होगा। मार्केट में हमारे जो लोग शेयर खरीदते हैं, मार्केट में शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, शेयर मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज सुनते हो, यहाँ सब हमारा कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है हमारा, समझ रहे हो? देखो LLP रेज नहीं कर सकती फंड, पैसा नहीं ला सकती, क्या करके? लोगों को शेयर इश्यू करके, जो एक क्या करती है? कंपनी करती है। ऐसे हम नहीं कर सकते। समझ में आया? कंपल्सरी कंप्लायंस मतलब अगर आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तब भी आपको एनुअल रिटर्न देने पड़ेंगे और अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अब ये सोल प्रोप्राइटर चला लो, पार्टनरशिप चला लो और 2 साल के लिए बंद कर दो या 6 महीने के लिए बंद कर दो, नहीं फर्क। यहाँ तो प्रॉपरली अकाउंट बनाने पड़ेंगे। क्यों? रजिस्ट्रेशन कर रखी है भैया। अगर ऐसे तो सरकार सोचेगी तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम दिखा रहे हो अपने अकाउंट में हमने 6 महीने तक बिजनेस नहीं करा, तुम तो चोरी छुपके कर सकते हो। तो भैया यहाँ आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आपको प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करके दिखाने हैं कि सर हमारा ये फायदा हुआ है, सर हमारा नुकसान हुआ है। अकाउंटेंट बुलाना ही पड़ेगा, फीस देनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो? क्लियर है? हाँ जी। अगर आपने नॉन कंप्लायंस मतलब कंप्लायंस नहीं करा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने डॉक्यूमेंट अपने टाइम पे सबमिट नहीं करे तो भैया आपको हैवी पेनल्टी लग सकती है, छोटी छोटी, भले ही छोटी दुकान क्यों ना हो आपकी। मतलब आपने सुना होगा ITR, इनकम टैक्स रिटर्न करना है, इनकम टैक्स भरना है, फॉर्म भरना है। आप जनरली जो लोग GST बिजनेस चलाते हैं वो एक टाइम बाद अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे फाइल करके देते हैं, ठीक है? तो वो एक लिमिट होती है, एक डेट होती है। कभी भी आप सुनोगे, अभी आप अकाउंटेंट वाली फील्ड में जाओगे ना, धीरे धीरे सुनोगे, 11-12 के बाद धीरे धीरे जब आप अकाउंटेंट वाली फील्ड में जाओगे आप सुनोगे थोड़ी थोड़ी चीजें। तो जब आप ये थोड़ी थोड़ी चीजें सुनोगे ना तो ये समझो कि बेटा अगर आपने यहाँ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखे तो काइंड ऑफ बिजनेस चला रहे हो, और बिजनेस चलाते हुए आपको आपके जो फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, वो हर साल भर साल भेजते रहने पड़ेंगे। सरकार को बताते रहना पड़ेगा हमारा ये बिजनेस है, हमने इतना इतना पैसा कमाया, ये करा। ये नहीं करोगे पेनल्टी देनी पड़ सकती है, और बड़ी खतरनाक पेनल्टी है, ध्यान रखना। अच्छा, टैक्स रेट इज फ्लैट, ठीक है ना? मतलब LLP में आपको 30% टैक्स देना पड़ता है अगर आपकी इनकम लो हो तो भी। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि जब आप सोल प्रोप्राइटर चला रहे हो, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, बुक में नहीं होगा, जब आप सोल प्रोप्राइटर चला रहे हो ना
तो आप वहां जो टैक्स भरते हो वो इनकम टैक्स के तौर पर, बेटा देखो समझो, ये है हमारी कंपनी, ये है हम लोग आम आदमी। मैं अगर कहीं जाके जॉब कर रहा हूं तो मैं जो टैक्स पे करूंगा ना सरकार को, वो मैं करूंगा इनकम टैक्स। और अगर मैं कंपनी चला रहा हूं तो बेटा मैं कंपनी वाला टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स भरूंगा। 2024 से 2025 में जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो 25% था, और फॉरेन कंपनीज के लिए जो था वो 35 से 40% था पहले, अभी शायद 25% ही है। लेकिन ध्यान रखना, एलएलपी में आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है? अगर आपने 10 लाख कमाए, कम है मान लो, आपने पैसा बहुत ज्यादा डाला, आपको लग रहा है 10 लाख थोड़े कम हुए, तो 10 लाख पे आपको 30% तो टैक्स भरना पड़ेगा, यानी कि 3 लाख। और 7 लाख आपको आपका प्रॉफिट है, बांट लो। अगर आपने 5 लाख कमाए, 5 लाख पे 30% दो। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप चलाते तो उसको आपको इनकम टैक्स के हिसाब से भरना पड़ता, और इनकम टैक्स पे भी 12% तक की छूट है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर आप पिछले हिसाब से बताता हूँ कि पहले मान लो 3-4 लाख पे कोई आपको टैक्स नहीं भरना होता था, फिर आप 3 से 5-6 लाख कमाते थे तो आपको 5% टैक्स भरना पड़ता था। तो अगर आप मान लो 5 लाख कमा रहे होते तो आपको 5% टैक्स भरना होता। अगर आप 5 लाख कमा रहे तो 5 लाख का 5% कितना होगा? 25,000। 25,000 आपको टैक्स भरना पड़ता, 25,000 या हाँ 25,000, 25,000 पे आपको टैक्स भरना पड़ता 5%। और 4,75,000 आपकी कमाई होती। वो सोल प्रोप्राइटर का केस है। ये किसका केस है? ये एलएलपी का। एलएलपी में तो आपको एलएलपी का एक फ्लैट टैक्स रेट भरना पड़ता है 30%। ठीक है, ध्यान रखना। नो स्लैब, देखो इंडिविजुअल्स और सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल जैसे हम लोग हो गए, सोल प्रोप्राइटर, उनको क्या होता है, उनको ये वाले टैक्स नहीं भरने पड़ते। हम उनको तो वो इनकम टैक्स वाला हिसाब करना पड़ता है। ध्यान रखना, हमें यहाँ पे 30% टैक्स भरना पड़ता है। ये बाकी स्टार्टअप फंडिंग इज डिफिकल्ट, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, देखो जरूरी नहीं है आप बिजनेस खुद से भी, भाई अगर आप एलएलपी खोल रहे हो तो आप भी चाहोगे कि यार कम से कम 50-60 लाख का या 20-25 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट करूं स्टार्टिंग में। तो बेटा इन्वेस्टर एंड वीसीज यूजुअली प्रेफर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ओवर एलएलपी। आपने सुना है वो आता था, क्या नाटक आता था, कौन सा, शार्क टैंक। जब आप शार्क टैंक देखते थे तो बहुत से लोग अपना बिजनेस मॉडल लाते थे और दिखाते थे कि ये है, और वो उनसे क्या कहते थे, मुझे आपसे फंडिंग चाहिए। तो बेटा वो जब फंडिंग मांगते थे ना तो जायज बात है, वो अपनी कंपनी खोल के बैठे, उन्हें पैसा चाहिए, कोई उन पे पैसा इन्वेस्ट करे। जिसको पसंद आता था वो कर देता था उन पे इन्वेस्ट, जिसको नहीं पसंद आ रहा वो छोड़ देते थे। तो बेटा एलएलपी में भी आप बिजनेस शुरू करते हो तो आप भी बाहर मार्केट में जाके लोगों से बोलते हो कि मुझे थोड़ा फंडिंग दे दो। बड़े बड़े ओनर्स के पास जाते हो जो बहुत अरबपति करोड़पति हैं, उनसे कि भैया हमें थोड़ा सा दे दो, आप थोड़ा सा मुझे चंदा दे दोगे इस तरीके से तो मैं बिजनेस अच्छे से कर पाऊंगा। उन्हें आपका बिजनेस मॉडल अच्छा लगेगा तो आपको फंडिंग कर देंगे। लेकिन मेरे भाइयों ये बात समझो कि एलएलपी अगर आप चला रहे हो तो फंडिंग मिलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, वो पहले प्राइवेट कंपनियों को प्रेफर करते हैं, ना कि एलएलपी को। प्राइवेट कंपनियों को प्रेफर करता है, वो सोचते हैं क्यों ना हम प्राइवेट कंपनियों को प्रेफर करें। ठीक है, बाकी मेरे भाइयों मैं आपको एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। तो बेटा ध्यान रखना, एलएलपी और पार्टनरशिप में सबसे पहला लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस देखो, ये देखो पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनर से इंडिपेंडेंट है। इसका लॉ 2008 का लॉ है एलएलपी का, और इसका पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। इसमें जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है पार्टनर्स की, उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। रजिस्ट्रेशन, इसमें रजिस्ट्रेशन एमसीए के साथ करानी है। कौन का? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वेरी गुड। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑप्शनल है, मन है तो करा लो, नहीं तो भैया घर बैठो। परपेचुअल सक्सेशन बिल्कुल किसी भी पार्टनर के मरने के बाद भी होता है, लेकिन इसमें हो सकता है कि बिजनेस बंद हो जाए। बाकी नंबर ऑफ पार्टनर का क्या सीन है, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम लिमिट तो भैया कोई भी नहीं है। जब मैंने आपको पार्टनरशिप पढ़ाई थी तो वहाँ मैक्सिमम आप 50 देख रहे थे, याद है? ध्यान रखना, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है। आपकी बुक में चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, जो भी नई बुक करी तो एक बार देख लेना। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे जो मालिकाना अधिकार है उस पर अगर हम बात करें तो एलएलपी कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। ध्यान रखना, एलएलपी जो है, जो भी प्रॉपर्टी है, ओनरशिप मालिकाना अधिकार है, वो अपने नाम के हिसाब से कर सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है पार्टनर के नाम पे ली जाती है, फर्म के नाम पे नहीं। मतलब जैसे मान लो ये मेरा बिजनेस है, ये मैं हूँ, पार्टनरशिप में ये दोनों अलग चीजें हैं नहीं, तो सेम है। तो इसका मतलब जो भी अगर मैं संपत्ति खरीद रहा हूं तो मैं बिजनेस के नाम पे संपत्ति नहीं खरीद सकता। लेकिन एलएलपी में
मैं बिजनेस के नाम पे संपत्ति खरीद सकता हूं, क्योंकि मालिक और बिजनेस अलग अलग है। समझ रहे हो इस तरीके। ऑडिट की रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत मैं आपको समझा ही चुका हूँ। जो भी आप अकाउंट्स बनाते हो उसको रिव्यू करना, चेक करना सही है कि नहीं है, फ्रॉड व्रॉड तो नहीं है। तो बेटा ऑडिट जब भी रिक्वायर्ड है जब आप 40 लाख से ज्यादा कमा रहे हो या आपका 25 लाख से ज्यादा कैपिटल हो, इसमें तो कोई ऑडिट चाहिए ही नहीं, ठीक है, कोई लॉ ही नहीं बना ऐसा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये थोड़ा कम फ्लेक्सिबल है, लेकिन ज्यादा फ्लेक्सिबल किसके लिए है, कंपनी से कंपेयर करोगे तो ज्यादा फ्लेक्सिबल, लेकिन पार्टनरशिप से कम फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में ज्यादा एडजस्ट कर सकते हो आप, चीजें ज्यादा मुड़ाव कर सकते हो। यहाँ फिर भी कम है, क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन का चीज आ जाती है ना यहाँ पे। फ्लेक्सिबल मतलब बंधक, कितनी छूट है आपको, क्या आप कर सकते हो, वो समझ रहे हो। बाकी नेम ध्यान रखना, जब भी मोस्ट इंक्लूड यही होता है, जब भी आप कोई कंपनी पढ़ो तो उसके मतलब जब भी आप कोई एलएलपी का बिजनेस पढ़ो तो लास्ट में आप एलएलपी सुन लोगे, और पार्टनरशिप में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब भी आपको एलएलपी का बिजनेस सुनोगे तो आप उसके नाम के आगे एलएलपी पढ़ोगे। समझ में आया मेरे भाइयों? लेकिन कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, आओ जरा सिमिलैरिटीज देखते हैं। फॉर्मेशन बाय एग्रीमेंट, देखो एलएलपी म्यूचुअल एग्रीमेंट से बनती है, और उसमें भी आप प्रॉफिट शेयर रखते हो, ड्यूटी सब डिसाइड करते हो। देखो एग्रीमेंट तो दोनों में ही होता है, हाँ वो बात अलग है, एग्रीमेंट के बाद हम रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, लेकिन एग्रीमेंट तो दोनों में सेम ही होता है। जैसे आप पार्टनरशिप में भी वही आपस में सहमति, और एलएलपी में भी आपस में सहमति। मेरे भाइयों पार्टनर्स की बात करें तो बोलता है इन केस में आप देखोगे दोनों को एटलीस्ट 2 पार्टनर तो चाहिए, मैक्सिमम की दोनों की लिमिट अलग है, लेकिन मिनिमम तो दोनों में 2 चाहिए, है कि नहीं। बाकी प्रॉफिट शेयर की अगर बात करूं तो दोनों में प्रॉफिट और लॉस जो है ना वो बराबर उनके एग्रीमेंट के हिसाब से बांटा जाता है, कि बराबर बांटेंगे या कम ज्यादा बांटेंगे, दोनों में सेम ही होता है। इंटरनल मैनेजमेंट की बात करें तो देखो दोनों में ही जो मैनेजमेंट होती है ना वो फ्लेक्सिबल होती है उनके एग्रीमेंट के हिसाब से, कि कौन बिजनेस को मैनेज करेगा। कोई सेपरेशन नहीं है ओनरशिप का और मैनेजमेंट का, मतलब ओनर जो मालिक है और जो मैनेज कर रहा है वो दोनों सेम ही होते हैं। जो मालिक होता है वही बिजनेस को मैनेज करता है, चाहे पार्टनरशिप की बात कर लो चाहे एलएलपी की बात कर लो, दोनों में ही दोनों बंदे सेम होते हैं। कंपनियों में ऐसा नहीं होता, जो मालिक होते हैं वो सिर्फ डिसीजन लेते हैं बड़े बड़े, एट लास्ट तो मैनेजमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर बाहर से अपॉइंट करते हो। लेकिन यहाँ तो हम क्या सोचते हैं, छोटा बिजनेस है, हम ही मालिक बन जाते हैं और हम ही इसको मैनेज भी कर लेंगे, ठीक है। बाकी टैक्स के ट्रीटमेंट की बात करो बेटा तो एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म जो है ना उसमें टैक्स में सिमिलैरिटीज होती है इनकम टैक्स इन इंडिया के अकॉर्डिंग। अगर आप इनकम टैक्स ऑफ इंडिया चल रहे हो, दोनों में ध्यान रखना, पार्टनरशिप और एलएलपी दोनों में स्लैब टैक्स फ्लैट रेट लगता है 30%, 30% जो हमने ऊपर पढ़ा, ध्यान रखना दोनों में लगता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी की अगर हम बात करें, मतलब अगर दोनों पार्टनर एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं तो जायज बात है दोनों एजेंट बन सकते हैं। होता नहीं है कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं एज एन एजेंट वर्क कर सकते हैं, तो उस दोनों में हो सकता है, क्योंकि एजेंट की तो लायबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली अनलिमिटेड होती है वैसे, बट हाँ ठीक है। बिजनेस का पर्पस की अगर हम बात करें तो दोनों के स्ट्रक्चर आर फॉर्म टू कैरी लॉफुल बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। मतलब बिजनेस का पर्पस क्या है, दोनों पार्टनरशिप चला रहे, दोनों लॉफुल बिजनेस चला रहे और दोनों चाहते हैं कि वो दोनों प्रॉफिट अर्न करे, तो ये चीज सेम है। बाकी बात करें कैपिटल कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो दोनों में कहता है पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल टू स्टार्ट द बिजनेस एंड रन द बिजनेस। कैपिटल बेसिक दोनों में सिमिलैरिटीज पड़ रहे हैं, दोनों में सेम चीज क्या है। बाकी मैनेजमेंट सेपरेट नहीं होते, दोनों कंपनीज की तरह नहीं होता यहाँ पे। एलएलपी और पार्टनरशिप दोनों जो हैं उनके अपने सेपरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। वही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वही बिजनेस, मतलब जो भी बंदे होते हैं हेड वो बिजनेस को ही चलाते हैं। जैसे कंपनी में बेटा क्या होता है ना, कंपनी में जो मालिक होता है और मैनेजमेंट जो होती है वो अलग होती है। जो मालिक होता है, शेयर होल्डर होते हैं बड़े बड़े, वो अपने आप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड कर लेते हैं या सीईओ बना लेते हैं कंपनी के। लेकिन यहाँ आप एलएलपी और पार्टनरशिप की बात कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, वही सेम बिजनेस चलाते हैं, वही सेम बिजनेस रन करते हैं। इसके बाद 1% कंपनी है, इसको भी रहने दो वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, है ना, इसको इतना ही रहने दो, अभी ज्यादा नहीं करते।